आज है आपका फिजिकल इवैल्यूएशन में थर्ड पॉइंट ऐश वैल्यू। गुड आफ्टरनून। ऐश वैल्यू, ऐश की क्या मीनिंग होती है? राख। ठीक है, इसे आप इंसिजन यानी कि जब आप क्या करते हो, किसी ड्रग को जलाते हो, बर्न करते हो, तो उसे आप क्या बोलते हो? इंसिजन। ठीक है, इसमें लिखो द क्रूड ड्रग आफ्टर इंसिजन या इंसिजरेशन कंटेन mostly inorganic salt known as ash. The crude drug after incineration INCINERATION contains mostly inorganic salt known as ash. लिखा है इतना? ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब आप किसी ड्रग को बर्न करते हो, जलाते हो, ठीक है, जब प्रॉपर आपका क्या होता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो कंटेन करता है, जो आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो कंटेन होते हैं, उसमें आप क्या बोलते हो? ऐश कहते हो। ठीक है ना? कुछ पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक टर्म्स में बोलते हैं ना कि चूर्ण, मतलब कि चूर्ण लेते थे, या फिर पाउडर फॉर्म में ड्रग लेते थे, या फिर कोई क्या करता है, राख यानी कि पूरे ड्रग को जला देता है। ठीक है, उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, राख में कन्वर्ट कर देते थे। तो कई क्या करते थे, उसे खाते थे किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। तो यही आपका क्या है, यहाँ पे ऐश वैल्यू है। इसमें आगे लिखो in case of many crude drug in case of many crude drugs and its study gives an its studies gives an idea about the quality and purity of the drug. Idea about the quality and purity of the drug during evaluation. During evaluation. Various type of ash value are determined. Various types of ash value are determined ब्रैकेट में लिखो it is a judge JUDGE the identity or purity of crude drug.
फर्स्ट लिखो टोटल ऐश, टोटल ऐश। सेकंड है आपका वाटर सॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश। थर्ड है एसिड इनसॉल्युबल ऐश, नेक्स्ट लिखना सल्फेटेड ऐश, लिखा टोटल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल और सल्फेटेड ऐश। 4 टाइप की क्या होती है आपके ऐश वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब टोटल ऐश कैसे निकालोगे आप लोग? हम क्या करते हैं, कोई क्रूड ड्रग ले ली हमने, ठीक है, पाउडर फॉर्म में हमने क्या करी, कोई क्रूड ड्रग ले ली है, उसको हम क्या करते हैं, वेट करेंगे, ठीक है, जितना उसका वेट होगा। हमने सपोज करो 2 ग्राम हमने क्या करी है, क्रूड ड्रग ले ली है, ठीक है। उससे हमने क्या करना है, क्रूसिबल एक छोटी सी क्या बोलते हैं आपका, जैसे चाइना डिश टाइप की देखी होगी आपने, केमिस्ट्री लैब में देखी होगी चाइना डिश वगैरह, तो उसी की तरह क्या होता है, एक छोटी सी एक आपकी क्या होती है, क्रूसिबल होती है, जो कि आपकी किसकी बनी होती है, पोर्सलिन डिश की बनी होती है, ठीक है ना। वो क्या होता है आपका, उसमें आप अपनी ड्रग को रखोगे और उसका वे करोगे। तो वो वे कैसे करोगे आप, पहले आप क्रूसिबल का वेट करोगे, ठीक है। सपोज करो आपकी क्रूसिबल कितनी है, 45 ग्राम की आपकी क्रूसिबल हो गई, ठीक है। अब आपने उस क्रूसिबल में क्या किया, अपनी ड्रग को डाला और उसको वे किया, तो क्या हुआ आपका 45 तो आपकी क्रूसिबल का वेट है, प्लस आपका जो क्या हो गया 2 ग्राम आपकी ड्रग थी, तो यानी कि 47 हो गया, ठीक है ना। इतनी आपकी क्या होगी, ड्रग का वेट हो गया। अब आप लोग क्या करते हो, इसे क्या करोगे, बर्न करने को रखोगे, किसमें, मफर फर्नेस, एक तरह की भट्टी सी होती है, जैसे आप लोग की कई लोग क्या करते हैं, भट्टी में रोटी बनाते हैं ना, तंदूर टाइप की, तो आपकी भट्टी में बनती है, उसमें क्या होता है, प्रॉपरली वो जला देता है उसे, ठीक है। इसी तरह से एक मफर फर्नेस होता है, जिसमें कि अंदर इतनी हीट होती है कि अगर आप नॉर्मल उस पर अपना हाथ रखोगे तो वो जल जाता है, ठीक है। तो क्रूसिबल एक ऐसा मटेरियल का बना होता है जो कि क्या कर सकता है, उतनी हीट को सहन कर सकता है, जो कि क्रूसिबल है वो जलेगा नहीं, पर उसके अंदर जो ड्रग है वो प्रॉपरली क्या हो जाएगी, राख में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसे बर्न करने के लिए रख देंगे, किसके अंदर, मफर फर्नेस के अंदर 6 घंटे के लिए 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इतना सुना? हेलो, सुना? आप लोगों ने क्या किया, 2 ग्राम ड्रग लेनी है, उसको आप क्रूसिबल में रखोगे या फिर पोर्सलिन डिश में रखोगे। उसके बाद आप फर्दर क्या करते हो, उसे हीट करने के लिए रख देते हो मफर फर्नेस में, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, उसे हीट करोगे कम से कम 6 घंटे के लिए 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है ना। जब आपकी वो ड्रग उसमें पूरी तरह से बर्न हो जाएगी, यानी कि जल जाएगी, राख में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप फर्दर उसको क्या निकालते हो, बाहर निकालते हो, ठीक है ना। अब आपने उससे बाहर तो निकाल दिया है, अब आप क्या करोगे, उसके बाद उसको वे करोगे कि उसका वेट कितना है, ठीक है। 2 ग्राम तो आपकी ड्रग थी, अब जितना पोर्शन उसमें से जला होगा, कुछ तो पॉइंट कम हुआ होगा ना उसमें, तो आप क्या करोगे, उसको वे करते हो, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, टोटल ऐश,
आप टोटल ऐश इसी तरह से निकालते हो। उसके बाद आपका आएगा एसिड इनसॉल्युबल ऐश। इसमें क्या करते हो, जिस ऐश को आपने क्या किया था मफर फर्नेस से निकाला था, उसको आप क्या करोगे, पहले तो आप लोग एसिड होता है ना, एसिड किसे बोलते हो, फॉर्मूला क्या होता है एसिड का, HCl। ठीक है, आपका जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो HCl एसिड है ना आपका। हाँ, तो आपने क्या करना है, उस एसिड को लेकर के जो आपकी क्या थी, मैंने आपको अभी ऐश बताई ना, उसको फिल्टर करोगे। फिल्टर करोगे यानी कि फ़नल लेते हो, ठीक है। फ़नल में आप क्या बोलोगे, उसे बंसर बर्नर कहते हैं। जो फ़नल होता है वो दूसरे टाइप का होता है, जो कि केवल आपका ऐश वैल्यू के लिए ही यूज़ करते हो आप लोग उसे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक एशलेस फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। आप लोग को फ़िल्टर पेपर तो पता होगा ना क्या होता है, फ़िल्टर पेपर पता है, केमिस्ट्री में किए होंगे प्रैक्टिकल्स। हेलो हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को। मैंने ये बोला आप लोगों को पता है ना फ़नल क्या होता है, फ़नल और फ़िल्टर पेपर नहीं पता। कुछ तो अभी आए होंगे ना 12th करके, जून में जिनका रिजल्ट आया होगा। अच्छा, सिंपल से टर्म में बताती हूँ। आप लोगों ने घरों में जैसे कीप सी यूज़ करी है, जैसे हम कभी बॉटल में अगर हमें तेल डालना होता है या कुछ तो उसके लिए कीप सी आती है ना, तो उसी टाइप का होता है फ़नल, उसे आप यहाँ पे फ़नल कहते हो, ठीक है। और फ़िल्टर पेपर क्या होता है, आप लोगों ने उस फ़नल में केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया होगा कुछ, जैसे आप लोग कुछ चीज़ फ़िल्टर करते हो तो पहले आप लोग फ़नल लगाते, फ़नल के ऊपर आप फ़िल्टर पेपर लगाते हो, है ना। तो उसी तरह का आपका एक क्या होता है, ऐशलेस फ़िल्टर पेपर होता है। एक तो आपका नॉर्मल फ़िल्टर पेपर हो गया जो कि आप क्या करते हो, नॉर्मली आप फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हो। लेकिन जो आपका ऐशलेस फ़िल्टर पेपर होता है ना, उसमें क्या होता है कि इसका जो वेट होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर आप इसमें अपनी ड्रग रखते हो, अगर वो माना पहले 1 ग्राम है या कुछ है, ठीक है, अगर आप बाद में भी उसमें अपनी ड्रग को वे करोगे तो जो आपका जो ऐशलेस फ़िल्टर पेपर होता है उसका कोई वेट नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी ड्रग में। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी ऐश निकलती है बर्न होने के बाद में, हम क्या करते हैं उस फ़िल्टर पेपर यानी कि उस ऐशलेस फ़िल्टर पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग को डालते हैं और HCl से उसे क्या करते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं। किसको फ़िल्टर करते हैं, जो हमारे पास ऐश आई थी बर्न होने के बाद में। इतना समझ में आया। सपोज़ करो आपने कोई ड्रग ली है, ठीक है, कोई सी भी XYZ, एक्स आपकी कोई ड्रग है, सिर्फ सुनो ठीक है ध्यान से, एक्स आपकी कोई ड्रग है, आपने उसे क्या किया है, मफर फर्नेस में डाला है 6 घंटे के लिए बर्न होने के लिए। जब आपकी वो ड्रग क्या होती है, पूरी तरीके से जल जाएगी यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उससे आप क्या कह देते हो, टोटल ऐश कह देते हो, ठीक है। अब उसी टोटल ऐश की यहाँ पे बात हो रही है। जो टोटल ऐश आपकी आई है उसे हम क्या करते हैं, एसिड इनसॉल्युबल ऐश वैल्यू निकालनी है ना हम लोगों को, तो उस टोटल ऐश को हम क्या कर देते हैं, एसिड में फ़िल्टर कर देते हैं, यानी कि HCl से हम क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर कर लेंगे, ठीक है। किस में फ़िल्टर करेंगे, आपका जो ऐशलेस फ़िल्टर पेपर आता है उसमें करेंगे। फिर जब आप उसे क्या करोगे, फ़िल्टर कर दोगे, देन सेम प्रोसीजर रिपीट करना है अभी, ठीक है। हम उसको फ़िल्टर करके वापस से क्रूसिबल में उस ऐशलेस फ़िल्टर पेपर के साथ ही अपनी उस ड्रग को, जो हमारी ड्रग बर्न हो रखी थी, उसको वापस से हम क्या करेंगे, क्रूसिबल में रख करके और सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यानी कि 6 आवर के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसे मफर फर्नेस में रख देंगे
कितने से कितने तक, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको 6 घंटे के लिए क्या कर देंगे, फिर से मफर फर्नेस में रख देंगे। उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है ना, यानी कि हमारी जब वहाँ से दोबारा से वो ड्रग बर्न हो गई, हमारा जो एशलेस फिल्टर पेपर है वो भी साथ में बर्न हो जाएगा उस ड्रग के, लेकिन क्या होगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यानी कि वो कांस्टेंट है आपस में, उसका कोई भी वेट नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3, केवल आपकी जो ड्रग का वेट है वहाँ पे वही आप मेज़र करते हो, ठीक है। तो जो आपकी बाद में जो ऐश आती है एसिड इनसॉल्युबल में, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लिखो, एक साइड लिखो weight of the empty dish, weight of the empty dish is equal to x, ठीक है। एम्प्टी डिश कौन सी है आपकी, जो मैंने आपको बताया है, क्रूसिबल, CRUCIBLE, क्रूसिबल, ठीक है। सेकंड लिखो वेट ऑफ द ड्रग, वेट ऑफ द ड्रग जो कि है आपका y, लिखा। फर्स्ट आपने क्या किया, एम्प्टी, क्रूसिबल, और दूसरा आपका क्या है, वेट ऑफ ड्रग। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो वेट ऑफ द डिश प्लस ऐश, weight of the dish plus ash, ब्रैकेट में लिखना, after complete inceration, INCINERATION, inceration is equal to Z, लिखा। हमने पहले क्या किया, एम्प्टी क्रूसिबल का वे किया, फिर हमने वेट ऑफ ड्रग किया, ठीक है, जितना हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट में क्या आया था, वेट ऑफ ड्रग और ऐश, ठीक है। हमारी जब ड्रग बर्न हो जाएगी तो हम उस टोटल का वेट करेंगे कितना होगा, तो वो हमारा Z होगा, ठीक है। इसमें लिखो वेट ऑफ द ऐश इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऐश इज इक्वल टू Z माइनस एक्स, Z माइनस एक्स, Z यानी कि जो आपकी टोटल ऐश आई थी, ठीक है, टोटल ऐश जो आपकी आई है वो माइनस एक्स, एक्स यानी कि जो आपका एम्प्टी जो क्रूसिबल का वेट था, इतना लिखा। अब लिखो टोटल ऐश वैल्यू ऑफ द सैंपल, टोटल ऐश वैल्यू ऑफ द सैंपल, इसमें लिखो Z माइनस एक्स अपॉन y इंटू 100, Z माइनस एक्स अपॉन y इंटू 100। इसकी जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में आती है। आपको क्या चेक करना है कि कितने ग्राम ऑफ ड्रग में आपको कितने % क्या है आपकी ऐश मिली है ड्रग की। Z क्या है आपका, जो आपकी फाइनल वैल्यू आई है। ये जो प्रोसीजर आपका मैंने बताया, ये जो आपका फॉर्मूला है Z माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100, ये सब में सेम है, ठीक है। टोटल ऐश में भी यही लगेगा आपका, एसिड इनसॉल्युबल में भी यही फॉर्मूला लगेगा, वाटर सॉल्युबल में भी यही फॉर्मूला लगेगा, और आपका सल्फेटेड ऐश में भी यही फॉर्मूला लगेगा। बस रीडिंग अलग अलग होगी जब ये प्रोसीजर क्या करेंगे हम लैब में करते हैं तो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लोगों ने क्या किया है HCl से इसको फ़िल्टर किया है एशलेस फिल्टर पेपर को,
तो हम उसको वापस से क्या करते हैं, मफर फर्नेस में रख देते हैं 6 घंटे के लिए, फिर से बर्न होने के लिए। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, जब 6 घंटे पूरे हो जाएंगे तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हम क्यों रख रहे हैं उसको, ताकि जो हमारी ड्रग में जितने भी आपके क्या होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो सारे फ्री फॉर्म हो सके, यानी कि बाहर जा सके। और जो आपके जितने भी आपके इनऑर्गेनिक, मैंने लिखा है ना अभी आपको, जितने भी क्या होते हैं आपके जो इनऑर्गेनिक रेडिएंट या जो कंटेन करते हैं प्लांट, वो आपके क्या होते हैं उसी में ही रहते हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सपोज़ आपकी जो Z वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 29.5। 29.5 क्यों, क्योंकि उसमें कुछ वेट क्रूसिबल का भी है। ठीक है, और अगर आपकी एम्पिटी यानी कि जो X है वो आपका कितना है, 27.9 है, यानी कि आपके एम्पिटी क्रूसिबल का वेट कितना है, 27.9। और जो आपका रिज़ल्ट आया है लास्ट में उसका वेट क्या है, 29.5 अपॉन y। y यानी कि वेट ऑफ ड्रग क्या होगा आपका, वेट ऑफ ड्रग क्या होगा, अरे y तो ठीक है, वेट ऑफ ड्रग यानी कि वेट ऑफ ड्रग कितनी लिया आपने, 29.5 से 27.9 को माइनस करना, 29.5 से 27.9 को माइनस करना, तो वेट ऑफ ड्रग क्या आपकी 1.6 है। क्यों बताया मैंने आपको ऐसा, क्योंकि अगर आपका क्या है क्रूसिबल का वेट 27.9 है, ठीक है, तो जितना वेट आपका बढ़ा होगा वो तो ड्रग की वजह से बढ़ा हुआ है ना, बाकी वेट तो क्रूसिबल का है उसमें। अगर आप लोगों को ड्रग का वेट नहीं पता होता है इनकेस, तो आप इसके थ्रू भी अपनी ड्रग का वेट मेज़र कर सकते हो। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये पूछा कि माइनस करो इसमें। तो 1.6 आपकी क्या है, ड्रग है, और इंटू 100। ठीक है, अब इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसी से आपकी क्या निकल जाती है, टोटल ऐश। ठीक है, और अगर आप एसिड इनसॉल्युबल निकाल रहे हो तो आपकी एसिड इनसॉल्युबल निकल जाएगी, अगर वाटर सॉल्युबल निकाल रहे हो तो वाटर सॉल्युबल निकल जाएगी। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए वैल्यू बताई है, पर फॉर्मूला सब में सेम लगेगा, बस वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, जितने ग्राम आप ड्रग लोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ऊपर की जो रीडिंग्स होती है वो बनती है। ठीक है, बस अंतर इतना है, एसिड इनसॉल्युबल में आप HCl लोगे, क्योंकि कुछ ड्रग्स हमारी क्या होती है जो एसिड में प्रॉपर्ली सॉल्युबल नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं एसिड इनसॉल्युबल मेथड यूज़ करते हैं। कुछ हमारी होती है जो वाटर में सॉल्युबल ऐश हो जाती है, कुछ नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं अपनी उसी ड्रग को वाटर में भी सॉल्युबल होने के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब चेक करते हैं कि वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। तीसरा आता है आपका सल्फेटेड एश। सल्फेटेड एश यानी कि आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो। क्या फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ना जैसे हम ड्रग लेंगे, अगर हम 2 ग्राम ड्रग ले रहे हैं तो हम इसको बर्न नहीं करते, पहले हम क्या करते हैं H2SO4 में अपनी ड्रग को क्या कर लेंगे, कुछ देर के लिए भिगाने को छोड़ देंगे, यानी कि एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके लिए छोड़ देंगे, देन हम उसे क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं एश फिल्टर पेपर से। जब हम इसे फ़िल्टर कर लेंगे उसके बाद हम इसे बर्न करते हैं, इसमें हम पहले ही बर्न करने के लिए नहीं रख रहे हैं। ठीक है, उन दोनों में हम क्या करते हैं, पहले बर्न करते हैं, फिर ट्रीट करवाते हैं, तो वाटर के साथ या तो HCl के साथ, देन हम उसे फिर से बर्न करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पहले ट्रीट करवाते हैं H2SO4 के साथ में, उसके बाद हम इसे क्या करवा रहे हैं, बर्न करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली इंसिजन करवा रहे हैं इसका मफर फर्नेस में। लिखो, टोटल ऐश में लिखो, कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द ड्रग, कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द ड्रग is converted to ash
at the temperature 110 degree centigrade. लिखा, ब्रैकेट में लिखना, टोटल ऐश वैल्यू कैन बी यूज्ड 110 converted to ash at the temperature 110 degree centigrade or above. अगर आप लैब में यूज़ करते हो तो आपको टेम्परेचर कम ही यूज़ करना है, ठीक है ना। अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ से करते हो, यानी कि आप इंडस्ट्री में अगर इसको यूज़ करोगे तो टेम्परेचर आपका क्या जाता है, 400 से 600 के बीच भी जा सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो, टोटल ऐश वैल्यू कैन बी यूज्ड फर्दर टू स्टडी वाटर सॉल्युबल एंड एसिड insoluble ash. Water soluble and acid insoluble ash. सेकेंड लिखो, वाटर soluble ash. इसमें है, it is produced by separating the water soluble. It is produced by separating the water soluble material which is dried to material which is dried, D-R-I-E-D, dried to yield water soluble ash, to yield water soluble ash. लिखा। थर्ड लिखो, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, एसिड insoluble ash. Total ash may be treated with, total ash may be treated with dilute hydrochloric acid, HCl, hydrochloric acid, which removed many organic salt, which removed many organic salts to yield, YIELD, yield mainly silica in the residue, mainly silica in the residue, RESIDUE, of acid insoluble ash. रेसिड्यू आपका क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपकी ड्रग क्या होती है, बर्न पूरी तरह से जल जाती है, या जब आप लोग किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्शन कर, जैसे आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो चाय बनाना भी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है। तो उसमें जो चाय पत्ती होती है, चीनी होती है, वो सब क्या अपना स्वाद छोड़ देती है, अपना कलर छोड़ देती है ना। बाद में जब हम चाय को क्या करते हैं, चाय को हम छन्नी से छानते हैं, तो ऊपर जो मटेरियल हमारा इकट्ठा होता है, यानी कि जो हमारी चाय पत्ती वगैरह इकट्ठा होती है, उससे आप क्या बोलते हो, रेसिड्यू कहते हो, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे इसको रेसिड्यू बोला है, जो कि आपकी क्या है, जो ऐश को आप फिल्टर कर रहे हो, रेसिड्यू ऑफ एसिड इनसॉल्युबल ऐश। थर्ड आता है आपका इसमें सल्फेटेड ऐश।
सल्फेटेड ऐश। The crude drug is incinerated, INCINERATED, incinerated at a temperature of about 600 degrees centigrade with dilute sulfuric acid before ignition. IGNITION, ignition. लिखा। अब टोटल ऐश के बाद आपका एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो ड्रग होती है, ठीक है, उसमें हमें कितना परसेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल सकता है, वो हम क्या करते हैं, इसमें मेज़र करते हैं। या फिर सिंपल सी बात मैं बोलूँ अगर आप, तो इसमें क्या चेक करते हो आप लोग, जैसे कोई हमारे पास ड्रग है, मैंने अभी आपको इसे चाय का एग्जांपल दिया, ठीक है, ये भी आपकी तरफ से एक्सट्रैक्टिव वैल्यू यानी कि एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि हमारी क्या होती है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, यानी कि उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ तो क्या होते हैं हमारे पास, वाटर है, चाहे कोई भी आपका केमिकल सॉल्यूशन है, उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू करते हैं। सेम ऐसे ही है जैसे आपका ऐश वैल्यू में था, वाटर सॉल्युबल था या आपका एसिड इनसॉल्युबल था, तो इसमें भी सेम यही चीज़ें आती हैं। पहला आपका आता है वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, दूसरा आपका आता है अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं, 10 ग्राम हमने ड्रग ले ली है, उसको हमने 100 ml वाटर में, या तो 100 ml आपका इथेनॉल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ठीक है, ईथर हो सकता है, यानी कि जिसमें भी आपकी ड्रग क्या हो सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है, यानी कि उसके अंदर जो भी आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उसमें आ सकते हैं, मतलब उससे रिमूव हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, उसको हम अपनी ड्रग में डाल देंगे, कुछ देर के लिए रख देंगे, आधे घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, उसे मैसरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब हमारी ड्रग उसमें प्रॉपरली मैसरेट हो जाती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो हमें फ़िल्ट्रेट मिलता है, यानी कि जो नीचे जो लिक्विड पास होकर आता है, उसे हम क्या कर देते हैं, वाटर बाथ में इवेपोरेट करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कब तक छोड़ देते हैं, जब तक कि आपकी जो लिक्विड फॉर्म में जो आपके पास ड्रग है वो प्रॉपरली आपकी किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वेट में, यानी कि डब्ल्यू में, उसको प्रॉपरली हमें रेसिड्यू में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। ये चेक करने के लिए कि हमारे पास अगर 10 ग्राम हमने ड्रग लिया है किसी भी प्लांट के पार्ट का, ठीक है, तो 10 ग्राम ड्रग में से आपको कितना परसेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल सकता है एक्टिव फॉर्म में। तो इसमें लिखो, द एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड बाय exhausting crude drug EXHAUSTING, exhausting crude drug indicate of approximate measure of certain chemical constituent they contain, chemical constituents they contain। लिखा, ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, द क्रूड ड्रग on their biological activity
मेनली ड्यू टू एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेनली ड्यू टू एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट लिखो इसमें वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। सेकंड लिखो अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। थर्ड लिखो ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। लिखा इतना? अब नेक्स्ट है आपका केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन। अब केमिकल इवैल्यूएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारे ड्रग में किसी भी ड्रग में, ठीक है, एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है या ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है या फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है या स्टेरॉइड्स प्रेजेंट है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ड्रग का क्या करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे। यानी कि एल्केलॉइड के लिए पर्टिकुलर क्या होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका ड्रैगन ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, या मेयर रिएजेंट हो गया। इन टेस्ट से क्या होता है, हम पता लगाते हैं कि हमारी ड्रग में एल्केलॉइड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। वैसे ही ग्लाइकोसाइड्स के लिए क्या होता है, आपका मॉलिस टेस्ट हो जाता है, ठीक है। इससे हम पता लगाते हैं कि हमारी ड्रग में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है नहीं है। तो इन केमिकल टेस्ट की वजह से क्या होता है, हमें भी ये पता चलता है कि हमारी ड्रग में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, यानी कि वो एल्केलॉइड्स है या ग्लाइकोसाइड्स है या टैनिन्स है, वो हमें टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। तो इसमें लिखो केमिकल इवैल्यूएशन में the presence of a specific group of constituents, the presence of a specific group of chemical constituents in the extract of drug, in the extract of drug is proximate chemical analysis of or preliminary PRELIMINARY phytochemical screening, phytochemical screening लिखा। The presence of a specific group of constituent in the extract of drug is proximate chemical analysis or preliminary phytochemical screening. Simple chemical test can be performed. Simple chemical test can be performed for determination of specific organic groups. लिखा। हाँ, अब जैसे हमें पता लगाना है अगर हमारी ड्रग में एल्कलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है,
तो वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम क्या टेस्ट करेंगे अपनी ड्रग में, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट हो गया या मेयर टेस्ट हो गया या फिर हैगर टेस्ट हो गया, ठीक है। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट के बाद हमारी उस ड्रग में, यानी कि जो आपने एक्सट्रैक्ट लिया है ड्रग का, उसमें अगर ब्राउन प्रिसिपिटेट, ठीक है, या फिर ऑरेंज या फिर ब्राउन प्रिसिपिटेट जो है फॉर्म्ड होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी उस ड्रग में एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट के बाद भी अगर हमारे उस ड्रग में ऑरेंज ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं हुए, यानी कि कोई और कलर दिया, इट मीन्स वो ड्रग आपकी एल्कलॉइड कैटेगरी की नहीं है, ठीक है ना। सेम ऐसे अगर आप मेयर टेस्ट करते हो तो मेयर टेस्ट में क्या करता है, ये आपको देता है वाइट प्रिसिपिटेट देता है, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट लोगे, एक्सट्रैक्ट में आप क्या कर देते हो, अपनी जो आपकी मेयर टेस्ट है उसकी कुछ ड्रॉप डाल दोगे, यानी कि मेयर रिएजेंट की कुछ ड्रॉप डाल दोगे। उस ड्रॉप को डालने के बाद आप चेक करते हो आपकी जो लास्ट में नीचे से प्रिसिपिटेट बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े से बनते हैं, प्रिसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अगर वो क्या होता है आपका वाइट होगा या क्रीम कलर का होगा, इट मीन्स आपकी उस ड्रग में एल्कलॉइड प्रेजेंट है। अगर ये नहीं हुआ, यानी कि उस ड्रग में आपका एल्कलॉइड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही आप ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हो। अगर ग्लाइकोसाइड के लिए आपने क्या किया, मॉलिश टेस्ट किया है, ठीक है। मॉलिश टेस्ट में क्या होता है, आपकी एक वॉयलेट कलर की रिंग सी क्या होती है, जंक्शन सा बनता है ग्लाइकोसाइड ड्रग में, यानी कि 2 लेयर बन जाती है, ठीक है ना। और जो कि आपकी एक लेयर होती है वो किस तरह की होती है, वॉयलेट कलर की होगी। अगर वो चीज़ नहीं आएगा, इट मीन्स कि उस ड्रग में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हर एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए आपके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास ड्रग नोन है, हमें पता है कि ये ड्रग कौन सी है, इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है या फिर कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो उसके लिए तो हम डायरेक्ट वही टेस्ट करेंगे सिर्फ कंफर्म करने के लिए, हाँ यही है। बट अगर हमारे पास कोई अननोन ड्रग होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे टेस्ट करने पड़ते हैं उस एक अननोन ड्रग के ऊपर। सपोज करो आपके पास आंवला है, ठीक है, आंवले की लीफ है आपके पास, आपको पता नहीं है कि उसका कोई यूज़ है या नहीं है, आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, और आपको ये भी नहीं पता है कि इसमें ये वाले टेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या ये वाला केमिकल कॉन्शियस में मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है ना। बट आपने कहीं पढ़ा हुआ है केवल, जैसे कुछ आप लोगों ने नेट पे कभी सर्च किया होगा, कुछ पेपर्स पब्लिश होते हैं, है ना। जैसे हम कोई टॉपिक ढूंढते हैं तो हमें PDF फॉर्म में मिलती है नेट से, तो सेम ऐसे ये पेपर्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है। हम इसमें से पढ़ते हैं कि इनमें ये सारी एक्टिविटी दिखा रखी है, या फिर इसमें हमें क्या ये वाले केमिकल टेस्ट बता रखे हैं करने के लिए, ये ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई अननोन ड्रग होती है तो हम उसमें पता लगाने के लिए सिर्फ कि हमारे इसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, उसके लिए हमें फर्दर उस एक ड्रग में सारे टेस्ट करने होते हैं। यानी कि ग्लाइकोसाइड टेस्ट भी करोगे आप लोग उसमें, एल्कलॉइड भी करोगे आप, टेनिन्स भी करोगे, स्टेरॉइड टेस्ट भी करोगे, फ्लेवोनॉइड टेस्ट भी करोगे, ठीक है ना। फिर जो टेस्ट उसमें पास होगा उससे आपको श्योर हो जाएगा कि आपकी जो अननोन ड्रग थी वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। अब जब आप लोगों को कैटेगरी पता चल जाएगी तो फर्दर आप उसके क्या करोगे, यूज़ ढूंढोगे। तो यूज़ के लिए भी क्या करना पड़ता है हमें, जैसे फार्माकोलॉजिकल मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, ठीक है। सपोज करो कि किसी ड्रग में एंटी कैंसर एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि थेराप्यूटिक एक्टिविटी क्या दिखा रहा है, एंटी कैंसर दिखा रहा है, पर हमें तो पता नहीं है कि वो है या नहीं, क्योंकि तो अभी हमारे लिए अननोन है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैब में हम लोग रिसर्च करते हैं, यानी कि हम माइस लेते हैं या फिर रैट लेते हैं, हम उनमें क्या करते हैं, पहले कैंसर को इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। जब हमारे उस रैट में या उस माइस में कैंसर इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि उसमें जब कैंसर की जो सेल्स होती है वो बननी शुरू हो जाएगी, तभी तो हम उससे अपनी ड्रग देंगे ना। जब तक अगर आप किसी अच्छे भले इंसान को कोई दवाई खाने को दोगे तो वो अपना इफेक्ट कैसे शो करेगी, वो तो पहले ही सही है ना। आप कब देते हो मेडिसिन, जब कोई बीमार होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले माइस को या फिर रैट को क्या करते हैं, बीमार करते हैं, या फिर हम उसमें वो वाली जो क्या है डिजीज़ है वो हम उसको क्या करते हैं, इंड्यूस करवाते हैं। और जब उस पे वो डिजीज़ क्या होती है, इंड्यूस, यानी कि वो डिजीज़ उस पर आने लग जाती है या बीमारी उस पर वो आने लग जाती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी ड्रग का उस पर टेस्ट करवा सकते हैं कि हमारी जो ड्रग एंटी कैंसर एक्टिविटी अगर ये दिखा रहा है तो ये सच में है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सारा किस में आता है, इवैल्यूएशन मेथड में आता है।
तो अभी यहाँ पे केमिकल की बात हो रही थी, तो हम जो केमिकल टेस्ट करेंगे वो ड्रग पे करते हैं, यानी कि हमारी जो ड्रग है वो किस कैटेगरी की है। कैटेगरी यानी कि एल्केलॉइड कैटेगरी की है, ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की है, या टैनिन्स कैटेगरी की है, फिर आपका टर्पिन्स कैटेगरी की है। ये सिर्फ हम इसमें पता लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको नोट्स में भेज दूँगी, तो आप उसमें से देख लेना इजीली। अभी मैं सिर्फ आपको हेडिंग लिखवा रही हूँ। अब है आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन या फिर आपका फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ये मैंने आपको बता दिया है कि हम कब करते हैं, जब हमें पता चलता है हमारी ड्रग में कौन सी थेराप्यूटिक एक्टिविटी वो शो कर रहा है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ता है, इंड्यूस करवानी पड़ती है, किसमें, माइस में, या फिर हम क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं ना, अभी हम डायरेक्ट तो किसी को दे नहीं सकते खाने के लिए। अगर आप लैब में कभी काम भी करोगे, आपने सिर्फ सुना ही होगा कि ये ऐसी एक्टिविटी शो कर रहा है, चाहे आप नॉर्मली देख लो, अगर वो एंटी एंजाइटी एक्टिविटी शो करता है। एंजाइटी में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी एक चीज़ को बार बार करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये होता है, बेचैनी सी होती है कि हमने ये चीज़ करी है नहीं करी है, रिपीट करते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि आपका किसने पढ़ते हो आप लोग, HAP या कोलॉजी, जब आप लोग पढ़ोगे आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग होती है उसका जो इफ़ेक्ट है, पहले हम क्या करेंगे, एनिमल में उसको प्रोड्यूस करवाएंगे। जब वो एनिमल में इंड्यूस हो जाएगी वो डिजीज़, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग का उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में लिखो, when the estimate of potency of crude drug, when the estimate या estimation of potency of crude drug on its preparation is done by, on its preparation is done by means, done by means of its effect on living organism, of its effect on living organism like bacterial, fungal or animal tissue स्लैश करके entire element, sorry entire animals, ENTIR। क्या समझ में आया आपको केमिकल इवैल्यूएशन और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में? पुरुषार्थ सैनी, क्या समझ में आया आपको केमिकल इवैल्यूएशन और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में? जल्दी बताओ। सचिन सैनी, केमिकल इवैल्यूएशन और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है? क्या समझ में आया आपको केमिकल इवैल्यूएशन और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में? केमिकल में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल में क्या करते हैं? सचिन सैनी, बिना आंसर के मैं अटेंडेंस में लगाऊंगी तुम लोगों की, बता रही हूँ। सिल्की, सिल्की आर्य,
केमिकल इवैल्यूएशन में क्या बताया मैंने? हम्म 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 सिंपल से टर्म्स में ये सुन लो, जो केमिकल इवैल्यूएशन हम करते हैं वो क्यों करते हैं? हमारी ड्रग में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके लिए, दूसरा किस चीज़ के लिए कि हमारी जो ड्रग है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है। ठीक है, इतना समझ आया? जैसे आपकी बेलाडोना हो गया या सिंकोना हो गया, अगर आप सिंकोना की ड्रग में केमिकल इवैल्यूएशन करोगे यानी कि टेस्ट करोगे किसका, एल्केलॉइड्स का या ग्लाइकोसाइड्स का या फ्लेवोनॉइड के किसी भी एक का टेस्ट करोगे, तो वो केवल किस में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा? आपका एल्केलॉइड में। क्यों? क्योंकि जो सिंकोना है वो आपकी एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है। इट मीन्स सिंकोना में आपको कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा? एल्केलॉइड मिलेगा। ठीक है ना? वहीं अगर आप डिजिटैलिस में क्या करते हो, टेस्ट इसका डिजिटैलिस का अगर आप केमिकल इवैल्यूएशन करोगे तो वो केवल किस में पॉजिटिव रिस्पांस देगा? जो आप ग्लाइकोसाइड की टेस्ट करोगे उसी में देगा। अगर आप डिजिटैलिस में एल्कलॉइड का टेस्ट करोगे या फ्लेवोनॉइड का टेस्ट करोगे तो वो वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिजिटैलिस है वो आपकी क्या है, ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ही ड्रग है। तो हम जो केमिकल इवैल्यूएशन करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपको अपनी ड्रग की कैटेगरी पता चल जाए कि वो किस में आ रही है। आप समझे? हाँ ना तो बोल दो। अब बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या बताया मैंने? जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो हो रही है आपकी ड्रग में, ठीक है ना, उसको आप ट्रीट करने के लिए क्या करते हो? बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हो। बट उसी केस में अगर आपके पास कोई अननोन ड्रग है, आपने सिर्फ सुना है इसमें कि हमारी क्या है, कोई एंटी कैंसर एक्टिविटी ये दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले एनिमल में उसको इंड्यूस करवाना पड़ेगा। यानी कि जो कैंसर की सेल्स होती है उससे आप पहले क्या करोगे? इंड्यूस करवाओगे। किसमें? एनिमल्स में। जब वो आपकी इंड्यूस हो जाएगी उसी के बाद ही तो आप अपनी ड्रग को दोगे उसको ट्रीट करने के लिए। या फिर अगर एनिमल सही है फिर भी तुम उसे ड्रग खिलाए जा रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर आपको फीवर है तभी तो आप दवाई खाओगे, अगर फीवर ना हो तभी भी आप मेडिसिन खा लोगे। हाँ मैम क्या? हेलो, क्या बोल रहे हो?